हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे और तभी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 6, दहन और ज्वाला। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दहन क्या होता है ये जाना था और दहन के लिए वायु की आवश्यकता है, इसको एक प्रयोग के माध्यम से समझा था। अब इसमें आगे चलते हैं। बच्चों, आज एक प्रयोग करते हैं, एक मजेदार प्रयोग। इसमें ये देखिए, कागज के 2 कप बनाते हैं इस तरीके से। आपने ये बनाए होंगे खेल खेल में, इस तरीके के कप आप अक्सर बनाते होंगे। तो इसमें कागज के 2 कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए, एक को खाली रहने दीजिए इसको, और एक में 50 ml जल डाल दीजिए। अब दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। दोनों कप को क्या करना है, अलग अलग मोमबत्ती के द्वारा गर्म करना है। आप क्या देखते हैं, तो बच्चों क्या होगा, इसमें जो खाली कप होगा जिसमें जल नहीं है, वो तो मोमबत्ती की जब लौ के ऊपर इसको रखेंगे तो ये कप जल जाएगा, लेकिन दूसरा जिसमें जल है वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्या हुआ इसमें, तो आइए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन के द्वारा, किसके द्वारा, चालन के द्वारा जल में चली जाती है। जो मोमबत्ती से हमने इस कागज के कप को ऊष्मा दी है, ये किस में चली जाएगी, जल में चली जाएगी। अतः जल के कारण जो ताप है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। जल की वजह से जो कागज के ज्वलन ताप तक, जो मोमबत्ती इसको ताप दे रही है, वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाएगा। और कोई चीज जब जलती है जब उसको ज्वलन ताप तक उसको गर्म किया जाए। तो जब ये ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तो कागज जलेगा नहीं। तो हम इस कागज के कप में पानी को उबाल सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा ये प्रयोग, करके देखिए इसको, लेकिन सावधानी से, आपके हाथ वाथ न जल जाएं। आगे चलते हैं। ज्वलनशील पदार्थ ये क्या होते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, मतलब इनको बहुत कम ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, बहुत कम ताप पर ही ये जलने लगते हैं, क्योंकि उनका ज्वलन ताप बहुत कम है, तो थोड़ी सी ऊष्मा देने पर ही वो आसानी से जलने लगती हैं। और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है इसके पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, जो हमारे घर के गैस सिलेंडरों में भरी होती है। बच्चों, पेट्रोल को देखिए आप, ये बहुत तेजी से आग पकड़ता है। उसी तरीके से एलपीजी भी बहुत तेजी से आग पकड़ती है। इसमें अगर आप जो घर के में चूल्हा रखा हुआ है, अगर आप उसकी नॉब घुमाते हैं तो क्या होगा, एलपीजी चारों तरफ फैल जाएगी और ये बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत कम होता है। तो ये क्या है, बहुत जल्दी से आग पकड़ने वाले पदार्थ हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। अब आगे चलते हैं। बच्चों, आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि किसी भवन में आग लग गई, या किसी बिल्डिंग में आग लग गई, या किसी मकान या किसी अन्य सरकारी दफ्तर में आग लग गई। तो क्या होता है, आग लगने पर क्या करते हैं हम, नजदीक के शहर के जो नजदीक का फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है उस पर हम कॉल करते हैं, और कॉल करने पर वहां से क्या आती है, फायर ब्रिगेड आती है। और फायर ब्रिगेड क्या करती है, आग पर जल डालती है। ये देखिए दिखाई गई है, ये एक बिल्डिंग में आग लग गई है, इसमें ये फायर ब्रिगेड है ये, और ये फायर ब्रिगेड यहाँ से एक बड़ा सा पाइप निकलता है और इसके द्वारा ये क्या करती है, आग पर ये जल डाल रही है, पानी डाल रही है। ये इससे क्या होगा, आग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो पानी इस आग को नियंत्रण में कैसे कर पाता है,
आइए जानते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करके उनके ताप को उनके ज्वलन ताप से कम कर देता है। बच्चों, जल क्या करता है? जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको ठंडा कर देगा और ठंडा करके उनका जो ताप है उसको उनके ज्वलन ताप से कम कर देगा, और जैसे ही वो ताप ज्वलन ताप से कम होगा तो आग का फैलना रुक जाएगा, आग आगे फैलेगी नहीं। और दूसरा क्या करता है? जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो उसमें जल वाष्प बनती है, क्योंकि वहां पे नजदीक में आग है तो जल वाष्प बनती है। और ये जल वाष्प क्या करती है? ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है। जिसमें आग लग रही है उसको चारों तरफ से घेर लेगी, जिससे जो वायु की आपूर्ति है वो बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ये हम पहले भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जान चुके हैं कि दहन के लिए या आग के लगने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये जल क्या करते हैं? जल वाष्प ये ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। अब जानते हैं कि आग के लगने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आग लगने के लिए हमें किन किन 3 आवश्यकताओं की जरूरत होती है। तो ये 3 आवश्यकताएं होती हैं। पहली है नंबर 1 ईंधन, नंबर 2 वायु और नंबर 3 ऊष्मा। ईंधन कुछ भी हो सकता है, लकड़ी, कोयला, कंडा, कुछ भी हो सकता है। और वायु, वायु किस लिए जरूरत होती है? ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि आग जलने के लिए या दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन नहीं होता। बच्चों, तीसरी चीज है ऊष्मा। ऊष्मा की जरूरत क्यों होती है? ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। तो ऊष्मा क्या करती है? ये ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक कर देती है, और जब ज्वलन ताप से अधिक हो जाएगा तो वो तेजी से आग पकड़ लेगा। तो ये तीनों ही आवश्यकताएं हमको आग जलाने के लिए जरूरी हैं। और बच्चों, अगर हमें आग पे नियंत्रण करना है, आग बुझानी है, तो इन तीनों आवश्यकताओं में से किसी एक को या एक से अधिक आवश्यकताओं को हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। जैसे कहीं से हम ईंधन हटा देंगे और कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति या ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। और कुछ जगह हम ऊष्मा के द्वारा भी उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इन तीनों आवश्यकताओं में से किसी एक या फिर एक से अधिक को अगर हटा देंगे तो आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन बच्चों, ईंधन हर कंडीशन में हट नहीं सकता। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी भवन में आग लगी है, तो भवन क्या है? भवन खुद एक वहां पर ईंधन का कार्य करता है, जिसे हटाना मुश्किल है। इसलिए ईंधन को हर कंडीशन में हटाया नहीं जा सकता। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो दूसरा है, आग पर नियंत्रण हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें आग पे कंट्रोल करना है तो सामान्यतः हम किसका प्रयोग करते हैं? जल का। तो जल क्या है? एक प्रचलित अग्निशामक। अग्निशामक मीन्स जो आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जल एक प्रचलित अग्निशामक है। लेकिन जल के द्वारा हम हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। केवल लकड़ी की आग या कागज आदि या और चीजों में आग लगी हो तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हम जल को अग्निशामक के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं, विद्युत उपकरणों में आग लगने पर जल का प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चों, जब विद्युत उपकरणों में अगर आग लगी है तो वहां हम जल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइए जानते हैं। क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है। अगर मान लीजिए विद्युत उपकरणों में आग लगी है और हम इसको वहां पे जल का छिड़काव करते हैं तो क्या होगा? जल विद्युत के चालन कर सकता है और बिजली जल से होकर के जो आग बुझा रहा है उसके शरीर तक पहुंच सकती है और उसको हानि हो सकती है, उसको करंट लग सकता है जिससे उसको हानि हो सकती है। इससे करंट की ज्यादा संभावना रहती है। अतः जल विद्युत का चालन करने के कारण से इसको विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता।
तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने हेतु जल का प्रयोग उचित नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए तेल या पेट्रोल में आग लगी है तो भी हम इसको बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जल तेल से भारी होता है और जब ये तेल से भारी होगा जल, तो जल तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। भाई जल क्या होता है? तेल से भारी होता है और भारी होने की वजह से ये नीचे चला जाएगा और जो तेल है वो ऊपर रह जाएगा। अब आग किस में लगी है? तेल में, तो आग ऊपर ही ऊपर जलती रहेगी। अतः तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने हेतु जल का प्रयोग उचित नहीं है। अब इसमें अगर मान लीजिए जल का प्रयोग नहीं कर सकते तो फिर हम इस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका सूत्र है CO2, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा अग्निशामक है, यानी कि सबसे अच्छा आग बुझाने वाला है। अब क्यों है? आइए जानते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। बच्चों, CO2 क्या होती है? ऑक्सीजन से भारी होती है और भारी होने की वजह से ये आग के चारों तरफ एक कंबल का कार्य करती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और जब ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क खत्म हो जाएगा, जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगला है, यह फैलकर ठंडी हो जाती है। जब हम इसको किसी सिलेंडर में भर सकते हैं इसको, यह उच्च दाब पर सिलेंडरों में भरी जा सकती है। CO2 की खासियत है कि इसको उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर सिलेंडरों में भर सकते हैं और जब हम इसको कहीं आग लगी है मान लो और इसको सिलेंडरों से बाहर निकालते हैं तो ये फैलकर ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है और जब ये ठंडी हो जाएगी तो जो ईंधन जल रहा है उसके ताप को भी ये नीचे ले आएगी। इससे आग पर नियंत्रण हो जाएगा। ये एक उत्तम अग्निशामक है। CO2 क्या है? एक बहुत अच्छी अग्निशामक है। इसके अच्छे अग्निशामक होने की कई वजह हैं। सबसे पहली, इससे विद्युत उपकरणों को भी हानि नहीं पहुंचती। दूसरा, यह उच्च दाब पर सिलेंडरों में भरी जा सकती है। इसको सिलेंडरों में आसानी से भर सकते हैं उच्च दाब पर और ये विद्युत उपकरणों के ऊपर आग बुझाने के लिए प्रयोग में की जाती है, तो ये विद्युत उपकरणों को भी हानि नहीं पहुंचाती। इस वजह से CO2 को एक उत्तम अग्निशामक, बेस्ट अग्निशामक माना जाता है। अब ये CO2 बच्चों किस किस तरीके से प्राप्त करते हैं ये हम जानेंगे। CO2 प्राप्त करने का एक तरीका तो यही था कि हम इसको सिलेंडरों में भर लें और वहां से इसका छिड़काव करें, और दूसरा तरीका है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। अगर हमें आग को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन पदार्थों के, इन रसायनों के पाउडर का हम भारी मात्रा में छिड़काव करते हैं और इससे क्या होता है? आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी CO2 गैस निकलती है और ये क्या करती है? आग को बुझा देती है। कैसे बुझाती है ये हमने अभी पहले डिस्कस किया है। ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है, इसमें ये अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सिलेंडर हैं, इसमें ये लगे हुए हैं और इसमें ये CO2 भरी होती है द्रवित अवस्था में। इससे क्या होगा? ये आग फैलने पर इसको हम इसका छिड़काव कर देंगे जिससे आग बुझ जाएगी। अब हम आते हैं दहन के प्रकार। दहन कितने तरीके का होता है आइए जानते हैं। दहन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तीव्र दहन, नंबर 2 स्वतः दहन और नंबर 3 विस्फोट। अब आइए जानते हैं एक एक करके क्या होते हैं। सबसे पहले लेते हैं तीव्र दहन। इसमें ईंधन तेजी से आग पकड़ता है
जिससे ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ईंधन होता है वो तेजी से आग पकड़ लेता है, जिससे ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है। उदाहरण एलपीजी का तेजी से जलना। इसका उदाहरण क्या है, एलपीजी गैस जो हमारे घर के सिलेंडरों में भरी है उसका तेजी से जलना इसका उदाहरण है। दूसरा आता है स्वतः दहन। इस प्रकार का दहन स्वतः होता है। ये किस तरीके से होता है, अपने आप होता है, इसको कोई करता नहीं है ये, बल्कि अपने आप होता है। कैसे, उदाहरण है इसका, अधिक गर्मी के कारण जंगल की आग। बच्चों हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो जो जंगल में एक सूखी घास है पहले वो आग पकड़ती है, फिर ये आग जंगल के पेड़ों तक तेजी से फैलती चली जाती है। तो ये इस प्रकार का दहन कैसा होता है, स्वतः दहन कहलाता है। अगला, कोयले की खानों में कोयले की धूल का स्वतः दहन। कोयले की खान में जो कोयले की धूल उड़ती रहती है उसका भी स्वतः दहन होता है। तो ये हमने स्वतः दहन के उदाहरण जाने थे। क्या क्या थे इसके स्वतः दहन के उदाहरण, जंगल की आग और कोयले की खान में कोयले की धूल का स्वतः जलना। तीसरा है विस्फोट। तो बच्चों पटाखे तो सभी ने चलाए होंगे, खूब चलाते हैं हम, दीपावली पे खूब पटाखे चलाते हैं। तो पटाखे चलाने पर एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से, पटाखे जब हम चलाते हैं तो वहां पर एक रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है, आकस्मिक भी अचानक। और ये क्या करती है, ये ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि उत्पन्न करती है। आप एक पटाखा चलाइए तो उससे सबसे पहले क्या आएगी, हीट भी निकलेगी, उससे ऊष्मा निकलेगी जो हमारे हाथ को भी जला सकती है। दूसरा, प्रकाश भी निकलता है और तीसरा, उससे ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस अभिक्रिया में बनी गैस जो होती है वो क्या होता है, बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है, क्योंकि ये सब एक विस्फोट का रूप ले लेते हैं। तेज आवाज के साथ, तेज प्रकाश और ऊष्मा के साथ ये उत्पन्न होती है, अतः ये विस्फोटक कहलाती है। तो ये थे दहन के प्रकार। बच्चों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।